औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अदनान अमीन अली और सैयद तौक़ीर हसन बुखारी शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम जी। शाह साहब, मौसम तो बड़ा अच्छा है, धूप निकली हुई है और बादल भी तो नहीं, आज जो तो साफ मौसम है, हवा भी चल रही है। और आप क्या कहेंगे मौसमियात बीमारियों के मतलब मौसमी बीमारियाँ? हाँ, बिल्कुल आपने सही बात फरमाई है कि मौसम आज गर्म है। आज और आज 28 के करीब गर्मी है। और कल भी जो है वो फोक्सी बाम, जिसको हम कहते हैं ना, पड़ास वाली, पंजाबी में पड़ास वाली वो पड़ रही है। और इसके साथ आपने देखा होगा कि बाहर वो जो कीड़े होते हैं उनको भी पर लगे हैं। तो ये उसी वक्त निकलते हैं जब बारिश का मौसम हो या फोक्सी हिल बहुत ज्यादा हो, या जिसको हम कहते हैं पड़ास का मौसम शाह है, तो साहब ये किस बाहर कीड़ों की निकलते हैं। बात करते हैं, सियासी कीड़ों की बात कर रहे हैं या नॉर्मल कीड़ों की? ये नॉर्मल कीड़ों की, सियासी कीड़े तो सारे सोए हुए हैं, तो ये नॉर्मल कीड़े जो हैं उनको पर लगे हैं। और वो बेचारे को एक या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन उनकी जिंदगी होती है और वो फिर चले जाते हैं। ये रहा जनाब। अदनान, आपने शाह साहब की बात सुनी, आप क्या कहेंगे? शाह साहब ज़रा पूछिएगा अदनान के, क्या सियासी खबरें हैं, क्या हो रहा है शहर में? देखिए जी, मैं सवाल रखता हूँ इदनान के सामने कि इदनान, ये जो इस वक्त वारदात हो रही है, क्रिमिनल वारदात हो रही है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है, अगर कोई मुसलमान करता है तो वो इस्लामिस्ट और मुसलमान का नाम लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई यूक्रेन का या कोई बाहर के यूरोपियन ममालिक का बंदा क्राइम करता है तो उसके नाम के साथ कुछ नहीं लिखा जाता। तो आजकल ये जो हमारे बच्चे हैं, जो 20 से 18, 19, 20, 21 साल के, इनको इनको आप क्या समझाएंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को सेफ करें, ताकि ये जो इन्होंने अब पार्लियामेंट के अंदर जो बहस जारी है, जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इन क्रिमिनल्स को जो है और इनकी फैमिलीज को मुल्क बदल करने का कानून बनाया जाए, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? शाह शाह साहब, इस कानून के बाद मैं यही कहूंगा कि इंसान को ये देखना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे आपको पता होगा कि 90 के अंदर, 90s के अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी डेनमार्क के अंदर, जो यूरोको की चल रही थी, जिसके अंदर आप देखें कि पता नहीं क्या क्या मारा गया था उस वक्त भी। तो इन चीजों को मिक्स ऑफ नहीं करना चाहिए। अब ये डिबेट चली है, जो berlin में हुआ है, जर्मनी में हुआ है इंसिडेंट वीकेंड में। तो उससे आप एक बात देखें कि कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही एक इंसिडेंट हुआ था नॉर्वे के अंदर, टोमटम पक्षी पे। तो वो भी तो जी। एक गोरा था ना, तो उसके लिए मसला ये पड़ा है कि कुछ लोगों ने ना दोनों चीजों के बारे में बात की है कि देखें आप, बहुत जल्दी डिबेट ले जाते हैं इस्लाम के बारे में और इस्लामिस्ट के बारे में, मगर ये पहले देखा करें कि किस वजह से उसने ये किया है और उसने क्यों ये अटैक किया है। ये जो जर्मनी में हुआ हुआ तो गलत है, मगर हर चीज को मिक्स ऑफ नहीं करना चाहिए। हर चीज को एक पॉइंट से देखना चाहिए और एक वेरिए से देखना चाहिए। जो हमारे यंगस्टर यहाँ आगे आ रहे हैं और जो प्रॉपर्टी सियासत में आएंगे, उनको ये स्टडी करना चाहिए कि कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट्स पहले रही हुई हैं। 80s में भी आप देखें, इराकों की लड़ाई थी, जिसके अंदर बैंडिटर्स नहीं, जो क्या कहते हैं, बुल स्ट्रीट और एल्टेंजर्स की लड़ाई हुई थी। फिर 90s में लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर क्या कहते हैं, वंस अगेन हुई थी इराकों की लड़ाई, एल्टेंजर्स और बैंडिटर्स की। उसमें भी एक ही बंदा शामिल था जिसका नाम था जिनके, जिसने 1984 में भी एक बंदा मारा था और 90s की कॉन्फ्लिक्ट में भी गोल था। तो आज एक बंदे ने उसके बारे में आर्टिकल भी लिखा है और क्या कहते हैं, उस पे कॉमर्स भी आ रहे हैं कि बंदा हर चीज को मिक्स कर देता है और बंदे को चीज मिक्स नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली मसला ये होता है कि जब यंगस्टर क्राइम करते हैं और यंगस्टर ये चीजें करते हैं, तो उसके लिए मसला ये होता है कि हमारी जो
कम्युनिटीज है ना, उनको उसको कंडेम तो करना चाहिए, मगर उसके ऊपर वर्कआउट भी करना चाहिए कि उसको हम कैसे कर सकते हैं कि उस चीज को हम बेहतर कर सकते हैं। तो अदनान मैंने अदनान अदनान सवाल ये है कि हमारी कम्युनिटी के जो लीडरान हैं, हमारी कम्युनिटी के जो एग्जाम्पल कल्चरल सेंटर्स में जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इन यंगस्टर को सीधे रास्ते पे दिखलाना है, वो तो इस पे बात नहीं करते। वो तो कोई ऐसे तजर्बाकार अफारिंग लोगों को सामने बुलाकर तो उसके ऊपर वो बात नहीं करते। वो लोगों को ये नहीं समझाते कि आपने किस तरीके से यहाँ के कानून से बचना है, किस तरीके से आपने बात करनी है। यानी कि हमारे अंदर वॉल जो है वो बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा हमें आ गया है। इसकी वजूहत जो है, इसकी बैकग्राउंड मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि भाई लोगों को समझाएं कि ये इतना शदीद गुस्सा क्यों हो जाता है कि ये घरों से छुरियां और चाकू उठाकर चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए, और फिर जाते भी उस जगह पे हैं जहाँ पे आम पब्लिक होती है। शाह साहब देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगा, मुझे पता है इस बात पे लोगों को पसंद नहीं आता। हम एक कॉन्फ्रेंस में थे कुछ देर पहले, क्योंकि मैं खुद 2-3 दिनों से बीमार था और आज भी मुझे एक पुर्जा लगा हुआ है, चेकअप हो रहा है। तो इसलिए मैंने इतना ये क्या कहते हैं अनफॉर्चुनेटली बैलीन का नहीं देख सका, मगर मैंने ये देखा है कि प्रॉब्लम इसमें 2 भी हैं कि हम लोग मैं इस जैसे आपको भी रिपीट कर देता हूँ वंस अगेन, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता और किसी को कहना नहीं चाहता, और कोई इंसान गुस्सा ना करे इस बात का। इसके अंदर 2 पहलू हैं। एक तो ये पहलू है कि कुछ वालिदैन जो होते हैं, वो बच्चों को रोकते नहीं हैं। जब बच्चों को कंप्लेंट भी आएँ, बच्चों को बताया भी जाए वो इस डायरेक्शन पे हैं, तो वो मानते नहीं हैं। मैं आपको एक 2 मिनट आप मुझे देना, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, एक हमारा ही है। ये एपिसोड में ही था, डेनमार्क में वाक़या था। वो बच्चा आज यूएई हो गया होगा डेनमार्क से, उसको बाहर निकाल दिया गया होगा। मैं आपको बात बताऊँ, मेरे सामने वो गाड़ी लेके चोरी करके रहते थे, वो उस इलाके में गाड़ी लेके चोरी करके आ गया। एक बंदे ने उसकी अम्मी को फ़ोन करके कहा कि तुम्हारा बच्चा गाड़ी चोरी करके ले आया है। आप इमेजिन नहीं कर सकती, उसकी अम्मी उसके घर लड़ने चली गई, इसने वहाँ कि वो अपने बच्चे को रोके। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? कुछ सालों के बाद उसने बहुत बड़ा वाक़या कर दिया। क्या हुआ? वो उलझित हो गया। आज भी उसकी अम्मी कहती हैं कि मैं उस वक़्त बात सुन लेती तो मेरा बच्चा उलझित ना होता। तो मैंने उससे यही उसने आंटी को कहा, मैंने कहा जब हम लोग आपको समझाते थे, तो आप बात नहीं थे सुनते। आप जब बात नहीं सुनेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो बच्चे ने तो बाहर ही जाना है। आप ये आपको पता होगा कि टॉस्टोप में जनवरी में एक केस हुए थे, जहाँ पे बच्चों ने एक दूसरे को मारा था, नीचे वो हुआ था। वो 16 जी साल का लड़का है, उसको भी रिलीज़ कर दिया हुआ है। और उसके वालिदैन की जो एडवाइज़र थे और जो वो एडवाइज़िंग टीम थी, उनका मुझे पता था। उसने कहा हम माँ-बाप को जाके जब बताते थे कि हमारी हेल्प करो, अपने बच्चे को कंट्रोल करने में, ये करने में, कहता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। तो इसके अंदर ये बनता है कि जब कोई बंदा आपके पास आता है, आपको क्राइम कराने की चीज़ बताता है, तो आपको उस पे एक्शन लेना चाहिए। अब हमें डलना पता है कि छात्र में क्या हो रहा है। लोगों को भी पता है कि क्या हो रहा है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जिनकी कुछ लोगों के जो इन्वॉल्वमेंट है, वो सीरियस ले ही नहीं रहे। जब उनने सीरियस नहीं लिया, तो आप देखें कि में रात को जाना हो तो बंदे को देख के जाना पड़ता है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या नहीं हो रहा, वहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि एक माहौल वो गलत बन गया है। और जब वो माहौल ही गलत बन जाए, तो बंदा उसको तो फिर ना हालात प्रोटेक्ट ठीक नहीं करे। होते, कानून हरकत में होता है। कोई नौजवानों के बारे में कोई लीडर भी तो नहीं बोलता ना, तो कि नौजवानों को समझाए, नौजवानों के बारे में बात करे। खामोशी से बातें होती हैं। हमें मुजीबर रहमान कुरैशी साहब, जिनका तल्लुक SF से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेनमार्क के सदर भी हैं, मुजीब साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम राया साहब और मेरे बड़े प्यारे भाई तोकीर शाह साहब और बरखुरदार अदनान साहब और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी वालेकुम 10 अस्सलाम। 10 मिनट पहले आपको ज्वाइन किया है। आपको फ़ोन जब आया तो मैं थोड़ा रास्ते में था, तो मुझे डिबेट में सुन रहा हूँ, माशाल्लाह शाह साहब भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अदनान भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें पता चलनी चाहिए। मैं तो एक नुक्ते पे खाली सिर्फ चीज़ कहूँगा कि जहाँ पे बंदे ने
रहना होता है, जैसे हम डेनमार्क में रह रहे हैं, तो हमें डेनमार्क के कानून की जी एहतराम करना चाहिए। और क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं और कानून पे अगर कानून का एहतराम करेंगे, तो मेरा ख्याल है जितनी भी हमारी परेशानियाँ हैं, वो कम होंगी। तो सबसे ज़रूरी है कि हम बूढ़े सीनियर क्या जो जवान है वो क्या, जो लड़कपन वाले हैं वो क्या, सबको कानून का एहतराम करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है। बाकी ये है कि जैसे मोहतरम शाह साहब और अदनान जो है वो उन्होंने नज़र रखी होती है हर चीज़ पे, कहाँ-कहाँ क्या हो रहा है। तो वो तो आपको पता है कि दुनिया के हर ममालिक में ऐसी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन हमारे यंगस्टर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। तो अगर अगर आप उसमें 100% में से अगर कोई 5-10% अगर हो जाता है, तो हमें उनको भी प्यार से, जैसे अदनान ने कभी एग्ज़ाम्पल दी कि उस बच्चे को विश कर दिया गया, तो अगर हम बड़े समझाएँ, बताएँ और ये बस ज़हन में डालें कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क के कानून का एहतराम करना है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो मैं डिबेट सुन रहा हूँ, जो जितनी मेरी चीज़ मैंने सुनी है, तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे भी रहना हो इंसान ने, उस मुल्क के कानून का एहतराम करें। ये शाह अपना साहब ज़रा मजीद मैं कुरैशी बात को साहब। थोड़ा सा दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। रेडिकल वेंस्टा की जो मिनिस्टर हैं, वज़ीर हैं, जो हैं वो अपना सुमेरा नवा, उनकी मैं बयान देख रहा था, वो फरमा रही थी जो मौसम गर्मा की शानदार ख़बरों में उनका जिक्र है कि डेनमार्क की लेबर मूवमेंट की बिजनेस काउंसिल का आज तजिया पढ़ना कितना अच्छा लगा, जिसकी सुर्खी से खैर मगरबी पस मंज़र रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं। शाह जी, ये तो भी तो खबर ही है ना, ये तो रेडिकल वेंस्टा की तरफ से कहा जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो असल सब्जेक्ट है जिस पे अदनान ने अभी रोशनी डाली है, ये मैं सवाल मजीद कुरैशी साहब से भी पूछूंगा और अदनान से भी। असल में बात यह है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो जिन्होंने पहले क्राइम किए थे, तो उनको उलविस कर दिया जाता था या उनके फैमिली पे कुछ नहीं आता था। लेकिन अब जो इन्होंने 2024 में जो कानून बनाया, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ है, उसके मुताबिक ये है कि अब बोली सेल्स के जो हैं, ये अगर कोई बच्चा बार बार मना करने या पुलिस एडमिट होता है या उसके ज्यादा जराइम हो जाते हैं, तो वो बोली सब्सक्राइब जो है उसको बगैर नोटिस दिए 15 दिन के वारसर से घर से निकाल सकते हैं और पुलिस की मदद ले सकते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये फैमिलीज जो अपने बच्चों को इस वक्त कंट्रोल नहीं कर रही, वो किस कम्यून में जाएंगी, कौन उनको एक्सेप्ट करेगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? ये मैं मजीद कुरैशी साहब से भी पूछना चाहता हूँ और इत्तलान से भी। मोहतरम शाह साहब, ऐसे है कि मैंने अभी थोड़ी देर जो ना, जो क्योंकि हम जो तज्जिया करते हैं या हम जो देखते हैं खबरें, हमारे लोगों की तादाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अगर कानून बन गया, तो कानून कोई पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं बना ना, वो तो सबके लिए है। जी जी वो जी तो जी। डैनिश कम्युनिटी के लिए भी ये अगर मेरे पास डैनिश पासपोर्ट है, अगर मेरे घर में कोई ऐसी बात होती है, ये तो नहीं कहेंगे कि जी आप डैनिश हैं, आपको हम कुछ नहीं करेंगे। ये कानून तो पूरे मुल्क के लिए है। तो पूरे मुल्क में अगर कानून है, तो मैंने पहले अर्ज किया कि हमें कानून का एहतराम करना चाहिए। हमें कानून की चीजों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, परखना चाहिए और हमें उसमें उसके अंदर रह के इस मुल्क में रहना चाहिए, ताकि हम अपनी चीजें बेहतर कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि हमें ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इस्लाह करनी, अपनी भी इस्लाह करें, अपने बच्चों की भी इस्लाह करें और जो हमारे इर्द-गिर्द जो लोग रहते हैं, उनकी भी हम देखें, उनकी भी इस्लाह करें। इस्लाह करने से कानून में भी बेहतरी आती है और लोगों में भी बेहतरी आती है। अदनान अदनान, सवाल ये है कि अगर जी। हम रेडियो पे बैठ के ये कानून की बातें नहीं करेंगे, तो आम आदमी को जो घरों में बैठा है या काम करके अपने घर में चला जाता है या गाड़ी में बैठा हुआ काम कर रहा है या ट्रक में बैठा हुआ है, तो उसको किस तरह समझ आएगी? उसके पास तो टाइम नहीं कि वो कानून को कंगाले या इस चीज को समझे। तो क्या ये अच्छी बात नहीं कि हम लोग इसको, इस तरह के कवानीन जो बन रहे हैं उनको डिस्कस करें और पब्लिक के सामने लेके आए, ताकि वो मुहतात रहे? क्या मैं सही कह रहा हूँ? आपकी बात करेक्ट है। मैं आपको ये भी कह दूं कि ये जो पूरा कानून बना था ना 2024 में, और ये जो कानून जब बनाया गया था, तो ये कानून जब बनाया गया था ना, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इसके कानून के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये वार्निंग देंगे, और वो वार्निंग को सीरियस बंदा नहीं लेगा तो फिर बंदा घर से बाहर निकल सकता है। और ये कानून इसलिए बना था कि ये जो क्या कहते हैं ना, कंट्रोल, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है।
मगर उसके अंदर अभी भी मसला ये है कि ये कानून जो है ना, इस कानून को चैलेंज किया गया हुआ है और 2 केसेस हैं जो मेरे ख्याल से सलेंसकाट के बाद हौज़-ए-तगात में है और जब ये हौज़-ए-तगात में वो फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा क्योंकि 2 बंदे इस कानून को चैलेंज कर चुके हुए हैं। क्योंकि ये कानून किसी ह्यूमन राइट्स और किसी के अगेंस्ट भी जाता है। तो अब देखते हैं इस कानून के साथ क्या है, मगर बात वही है जैसे मेरे बुजुर्ग ने भी कहा है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ क्योंकि हम रिस्पेक्ट लॉ करेंगे और हम उस चीज़ में रहते हैं तो हमें उस मुल्क को देख के चलना होता है। जिस मर्ज़ी कानून हो हमें उस चीज़ को फ़ॉलो करना होता है और हम कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए। हमने इस मुल्क में रह के हमें आइन और कानून जो होते हैं ना, वो ही फ़ॉलो करने होते हैं और लोगों को बहुत सारे कानूनों का पता भी होता है और लोगों को अंदाज़ा भी होता है कि कानून कैसे हैं। तो ये कानून तो हमारे लिए नहीं बने, ये सबके लिए कानून बने हैं। मैं रिसेंटली 10 दिन पहले एयरपोर्ट पे गया हुआ था और वहाँ पे मैं देख रहा था कि फॉरेनर को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी पड़ी क्या कहते हैं चेकिंग में, जितनी गोरों को प्रॉब्लम पड़ी हुई थी क्योंकि गोरे जो हैं, वो पुराने कानून से जा रहे थे, तो उनको भी नहीं था पता। सो एवरीबॉडी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ और यहाँ पे ये फ़र्क नहीं करते कि गोरा कौन है, चिट्टा कौन है, कौन है, ये देखते हैं लॉ को सबसे पहले और अदनान, आप इसीलिए जो कानून होता कायदे है की ना बात कर रहे हैं। शाह साहब, आपके लिए भी ये सवाल है, मुजीब साहब के लिए भी सवाल है। आप तीनों सियासतदान भी हैं और गहरी नज़र भी रखते हैं कि कम्यून के इलेक्शन के बाद जब सारे मामलात सारे सेट हो गए, तो अगर पिछले 3-4 महीने की या 2 महीने 3 महीने की एक्टिविटीज़ देखी जाए, तो शाह साहब जो हमारे गैर मुल्कियों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली आप अपने ग्रुप्स की बात करें तो हम जो जिस तरफ लगे हुए हमें तो पता ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल खामोशी छाई हुई है और इस तरह लगता है पुरस्रार किस्म की खामोशी है, जबकि दुनिया भर के हालात जो हैं वो बड़े टेंस में है। डेनमार्क के हालात बड़े टेंस में हैं। यहाँ आप देखें कि दुकानों पे जो बड़ी बड़ी सुपर मार्केट हैं उनके ऊपर खाने की चीज़ों की कमी है। उनके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पेट्रोल महंगा हो चुका है, लेकिन आवाम क्योंकि छुट्टियों पे चले गई है डेनिस, और कुछ लोग जो है इस दफा छुट्टियां नहीं मना सके क्योंकि महंगाई की वजह से भी। तो हमारे लोगों को जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए लोगों को। ये इलेक्ट इसलिए होते हैं कि ये इन्फॉर्म करते हैं बंदों को। अगर आप ये कहें कि डेनिस सियासतदान, तो डेनिस सियासतदान जो है वो चैट कर रहे होते हैं आपके साथ फेसबुक के सोशल मीडिया पे भरी हुई है। आप देखेंगे कि इनको चैन ही नहीं है, ना इनका सोएब को, ना मार्टिन मैस्टर स्मिथ को, ना हमारी वजीर आजम जो है उनको, ना दूसरों को। ये डेली 3-3 4-4 जो है वो लॉज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। ये बकायदा फल्के सिंह के जो डिबेट्स उलेनी के बारे में वो पेश कर रहे हैं, जो फोर्स नंबर 9 है उसको पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से इनकी जो है उलेनिंग्स को जो नेशनलिटी दी जाती है उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। इसका इसका मुहावर क्या है? इसका असल बात ये है कि हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मर हैं, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन असल काम ये है, ये इंफॉर्मेशन देने का ये काउंसलर्स का है। वो आकर बताएं कि भाई देखें कि आपने अगर कोई फेस्टिवल लगाना है या आपने कोई किसी ने कोई मेडिसिन हेल्प लेनी है, आपने कोई आपको कोई बीमारी पे है, आपने छुट्टियों में सडनली पाकिस्तान जाना है या किसी और मुल्क में जाना है, तो आप किस तरीके से कौन से पैराग्राफ पे आप छुट्टियां ले सकते हैं, किस तरह आप अप्लाई करेंगे, ये काम बताने का हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम क्यों बताएं जब शाह लोग साहब, आप वोट जा देते हैं फरमा ऐसे रहे हैं लोगों मुजीब को। साहब। देखें ना, आपने शाह साहब ने जिक्र किया कानून कायदे की, तो देखें ना उस कानून कायदा समझने के लिए आप देखें ना कि 8-9 फंक्शन हो चुके हैं पिछले चंद दिनों में या हफ्तों में कह सकते हैं, और आगे भी फंक्शन होंगे। तो हमारी जो तरजीहात का हमें पता चलता है कि हमारी एक्टिविटीज़ क्या है, हमारी सोच क्या है। थिंक टैंक शाह साहब, आप लोग इसी तरह एनालाइज करते हैं। मुजीब साहब, आपने सुना? मैंने 1 मिनट राजा साहब, मुझे तो 1 मिनट बाहर जाना पड़ेगा टेलीफोन से, मैं आपको फिर चलें, बात ठीक है करता ठीक हूँ। है अदनान, आप करें जी मुजीब साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जितनी इन्फॉर्मेशन होती है बड़ी अच्छी बात है। कम्यून के बंदों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जैसे मोहतरम शाह साहब नज़र रखते हैं, हर रोज़ इन्होंने
सारी अखबार को लेकिन देखना मुजीब होता है, साहब अगर टीवी वो न्यूज़ को नहीं देखते हैं। देना चाहते तो वो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो करती होगी, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लाज़मी कोई बात है, पुलिसमैन तो लेकिन ये नहीं कि है। हम तो कह ही सकते हैं ना जी, अगर वो नहीं देंगे तो नेक्स्ट टाइम तो मैं आपको ना मेरे ख्याल है आज से 3-4 महीने पहले हर वक़्त कह चुका हूँ, नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा वो कारकर्दगी पे होगा। अगर किसी की कोई कारकर्दगी नहीं हुई तो उन्होंने अपने सर पैर पे खुद इलेक्शन लड़ना है, तो फिर देखेंगे वो कैसे वो कामयाब होते हैं। लेकिन अगर कुछ बताएँगे, कुछ करेंगे तो मेरा ख्याल है वो कामयाब ही कामयाब है। तो मेरा ख्याल है इस पे हमें ज़्यादा अभी छुट्टियाँ हैं, खत्म होने दें, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे, उनको भी पकड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे, हमने वोट दिए हुए हैं। हमने मेहनत की हुई है, हमने पार्टियों को जिताया हुआ है। आज अगर 8-10 बंदे बैठे हुए हैं तो वो खुद तो नहीं बन गए, उनको हमने बनवाया हुआ है और हमारी वजह से वो बने हुए हैं। तो अगर उनको अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो भूल जाएँ। मैं तो एलानिया रेडियो पे कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम उनकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैं नहीं, कोई भी उनकी सपोर्ट नहीं करेगा। तो उनको चाहिए कि 1 साल तो गुज़र गया है, तो बाकी जो टाइम रह गया है उसको अपने आप को सामने लेके आएँ और जो छोटा-मोटा काम हो रहा है, जो भी उनकी चीज़ है, उसको उजागर करें। आपका प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है और मीडिया है, जिस पे मर्ज़ी आएँ, आके अपनी कारकर्दगी दिखाएँ, अपने एरिया में लोगों को बताएँ कि भई हम ये काम कर रहे हैं, आपके लिए ये काम कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिए नहीं, जिस कम्युनिटी से वो मुंतखब हुए, पूरी कम्युनिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं। ताकि ये तो नहीं कि खाली हम लंदन जा रहे हैं या हम पेरिस जा रहे हैं या हम बोस्निया जा रहे हैं या हम स्पेन जा रहे हैं, सैरों पे लग जाएँ, ऐसा काम नहीं चलता। अब काम वो वाले खत्म हो गए, यंगस्टर माशाल्लाह सब सियासत को समझते हैं और जो नेक्स्ट यंगस्टर आएँगे हो सकता है फिर जो भी यंगस्टर हैं उनको फिर वो छुट्टी करा दें। तो इनको चाहिए कि अपने काम की तरफ तवज्जो दें और जो है ना उसके ऊपर तवज्जो दें। राज साहब ऐसा है कि मैं भी थोड़ी देर टेलीफ़ोन से निकलूँगा, आप मुझे इजाज़त दे दें, तो इंशाअल्लाह आप बात करें, मैं आपको रेडियो सुनूँगा ज़रूर, लेकिन मैं एक बिल्कुल दरवाज़े के ऊपर बंदा खड़ा है उसको मिलने जा रहा हूँ, तो मैं इंशाअल्लाह आपका रेडियो चलें, सुनूँगा, अपना लेकिन मैं अपना टेलीफ़ोन से बात कर रहा हूँ। अदनान भी आ रहा है, तो अपना शाह साहब आपने बात सुनी। शाह साहब हमारी तरजीहात अगर मैं क्या है? दोबारा जल्दी फ़ारग हो गया तो मैं अंदर आ जाऊँगा, ठीक है? ठीक है ओके जी, खुदा हाफ़िज़। शाह साहब, हमारी तरजीहात क्या है? जी, हमारी तरजीहात क्या है? हमारी तजरात जो है वो गबियत करनी, शो ऑफ करनी, माजरत के साथ मसाइल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि कोई भी डिस्कस नहीं करता। जब भी किसी भी पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी सियासी पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएं तो वहाँ पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। अगर आप किसी दोस्त को मिल जाते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो रहे हैं। यहाँ के मसाइल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जो मसले मसाइल है ये कह देना कि देखो जी मैं तो मेरे पे तो ये बात नहीं फिक्स हो रही, लेकिन दूसरे पे, लेकिन ये देखें कि जब एक कानून बनता है तो वो ये नहीं देखता कि ये बंदा सही काम कर रहा है या ये बंदा सही काम नहीं कर रहा। वो तो सबके लिए है। और हादसा किसको कहते हैं? हादसा वो होता है जो सडनली होता है। ये शोर बहुत हो रहा है अदनान के रेडियो में। अदनान, गाड़ी का या माइक बंद करें, माइक आवाज़ आती है, डबल होती है। हाँ, और मसला ये है कि हमने जो चीजें हाईलाइट करनी है, अब आप ये देखें कि जिस पे चीज पे हम बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, वो मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये जो नई टैक्सी आई है यहाँ पे, ग्रीन टैक्सी, ये अब और ड्राइवर फ्राइडे नहीं को, मिल रहे अभी। जी नहीं ड्राइवरों को काफी मिल रहे हैं। वो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ड्राइवर्स का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। अब जो नुकसानात में जो दूसरे जाएंगे, देखें, एक मैं अगर इस कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे तो फिक्स रेट मिल रहा है। मुझे तो ये परवाह नहीं कि सवारी बैठती है नहीं बैठती, पैसे देती है नहीं देती, मुझे मेरी तनख्वाह मिल रही है। ये चीज जो है ये वन ऑफ द बेस्ट है। और फिर ये है कि अगर मैं जाता हूँ और मुझे कोई ऐसा टूर मिल जाता है, ऐसी ऐसी सवारी मिल जाती है, दे देती है कंपनी, जो कि टाइम ओवर हो जाता है, तो उसका मुझे बोनस मिलेगा कि भाई तुमने ये काम जो है ओवर टाइम लगाया, उसका मुझे पैसा मिलेगा। तो ये ज्यादा ज्यादा जो है बेहतर है। और ये आगे, और अब एक नई बहस चली शुरू हो गई है कि जो टेस्ला और ये दूसरे जो कंपनी हैं उबर वगैरह, अगर ये बगैर ड्राइवर के गाड़ियां जो हैं ये सोच रहे हैं कि इस क्रिसमस में या न्यू ईयर के बाद यहाँ पे फेंक देते हैं, सड़कों पे ले आते हैं, तो फिर ये हमारे वॉनमैन हजरात क्या करेंगे? देखिए, एक वॉनमैन का कम से कम जो है 30 से लेके 40,000 करोड़ जो है सिर्फ गाड़ी का खर्चा है। और अगर उसकी गाड़ी का इतना खर्चा है तो वो कम से कम 70-80 हजार करोड़ कमाएगा तो उसको वो पैसे मिलेंगे।
और अगर उसको 2-3 घंटे के बाद 200-300 करोड़ का 250 करोड़ का टूर मिलता है तो वो तो खत्म होकर रह गया। और कौन इतनी महंगी गाड़ियों को बनाएगा जब मार्केट में आपको जो है एल्बर्ट रोड से एयरपोर्ट जाने के लिए 300 करोड़ में अगर आपको बिजी आवर में गाड़ी मिल जाती है तो किसी का दिमाग खराब है कि वो इस तरह की सेल्सकेप जो नॉर्मल प्राइस पे जा रही है उसको कौन बनाएगा। तो इस तरीके से आवाज से बढ़ेगी, क्रिमिनलिटी बढ़ेगी, लोगों में जो असार्टमेंट बढ़ेगी और ये चीजें जो हैं ये कम्युनों पे बड़ा असर डालेंगी। और कम्युनों को अभी चाहिए कि ये जो काउंसलर्स हैं इनको चाहिए कि कम्युनों पे इस पे बात उठाएं। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आवाज रिलेटेड जो हैं उनको चाहिए कि अभी से ये बैठ के बात करना शुरू कर दे कि अगर यहाँ पे या तो सबके लिए एक फिक्स कर दे। अब मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कि एक वॉनमैन फंस जाता है, वो कहते हैं जी कि काम ही कोई नहीं, अब उसने गाड़ी से कैसे जान छुड़ानी है, इतने लाखों की उसने गाड़ी ली हुई है, पीछे उसका सरमाया उसने देना है, फिर उसका वो किस तरीके से उसे शाह साहब आप गाड़ी की 3 महीने बात कर रहे हैं, शाह साहब एक अब कंपनियों के हाथ में सारी गेम चली गई है। आप देखें ना, अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, आप वाई हेल्प को फ़ोन करते हैं, वो बंदा आता है, वो आपके टायर पे सुराख, खड़ी गाड़ी पे टायर पे सुराख करके कहता है जब अपना वर्कशॉप में ले जाओ, बाकी जो ठीक कर लो। जब आप वर्कशॉप में जाते हैं तो फिर आपको कहा जाता है कि ये जी पंचर नहीं लगता, ये आपका टायर 2-2.5 हज़ार का है, तो फिर ये आपको पंचर नहीं। शाह साहब ये पहले होता था, आते थे वो पंचर टायर उतारते थे, खोल के देखते थे, पंचर लगा के फिट करके वो चले जाते थे। तो शाह साहब ये जो खेल है चल रहा है ना सारा, ये खेल अब बड़ा लंबा खेल है जो हमारी लोगों की ये समझ से नहीं। आप क्या कहेंगे? कि मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। जो अक्लमंद हैं वो अभी से ये सोच लें कि अगर मुझे इसमें प्रॉफिट है कि अगर मैं 30,000 तनख्वाह मैं अपने मुश्किल से अपनी गाड़ी में निकाल रहा हूँ तो कई दफा मैं 30,000 भी नहीं मुझे आ रहा, तो फिर तो 30,000 की जो नौकरी है वो उसके लिए बेहतर है कि उसमें से टैक्स दे के तो वो अपनी जान छुड़ा सकता है। ना उसको पेंशन गाड़ी के पैसे देने पड़ेंगे, ना उसको वर्कशॉप का खर्चा, ना कुछ। यहाँ पे तो जो मुलाजमत है, मुलाजमत के अंदर तो जो मर्जी हो जाए, वो तो कंपनी का सरमाया लग रहा है, चलें कंपनी उसको अदनान से शाह देखेगी। साहब पूछते हैं अदनान से, चूँकि अदनान भी काफ़ी स्टडी करते रहते हैं, मार्केट को देखते हैं। अदनान, ये नई कंपनियां आ रही हैं, हमारी जो सियासत है आपको पता है हमारी क्या सोच है, हम किस तरह सोचते हैं, हम टोटल अपना मफाद देखते हैं, बाकी जितने मर्जी कानून सख्त हो जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मेरी ज़ात को कितना फ़ायदा होता है। जब नई ब्रांच आ गई है, इनका काम शुरू हो गया, इनकी 300-400 टैक्सियाँ खड़ी भी, इनकी पार्किंग प्लेस भी है, वर्कशॉप भी इनका अपना, सफाई भी ये खुद करके देते हैं, सहूलियात तो अदनान आ रही हैं। आप क्या कहेंगे? राज साहब ये तो आ रही हैं, और ये मैं आपको यही कहूंगा कि ये चीजें जैसे जैसे ये पता नहीं, अब इनको आने तो दो पहले मार्केट में, और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, इनका सिलसिला क्या होता है। क्योंकि ये मुझे तो लग रहा है कि ये हाल ऐसे ही होना है जैसे हम लोगों ने देखा था, जैसे ये फॉस्टैनमक बंद हुआ था तो खतों का बेड़ा गर्क हुई थी। तो इस तरह काफी कंपनियों की वजह से आने से काफी चीजों की क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स पड़ेंगी। और ये तो फिर गवर्नमेंट को और सियासी बंदों को देखना चाहिए कि किस किस को परमिशन दे रहे हैं। आपका पहला जो सवाल था कि हमारे जो काउंसलर हैं वो क्या कर रहे हैं, होपफुली वो अपनी क्या कहते हैं तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो कमिंग मंथ है इसमें तो उन्हें काफी बिजी होना है, क्योंकि बजट का फैसले होने हैं हर कमून के, और होपफुली वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जब वो काउंसलर बने हैं तो बाहर निकल के अपनी कम्युनिटियों को भी बताएं कि कौन कौन सी क्या कहते हैं कमियां हैं, क्या क्या होना है क्या नहीं होना। जैसे शाह साहब मैं बैठे हुए हैं ये हेमिसन कमून के अंदर, हमारा तो अगले 2-3 साल बंदा कह ले कि हमें वो जो स्टेट स्कूल मिलते हैं वो ना मिले तो बजट अभी नहीं पूरे होने, क्योंकि 2031 के अंदर जाके करीबन जब ये सारे हमारे मकान वगैरह सब कुछ बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तो फिर 100% बजट हमारा बनता है। तो इसी तरह बाकी की कमूनों में मसाइल हैं, ब्रॉन्बी में भी होंगे डेफिनेटली कुछ मसाइल हैं, वहाँ पे भी क्या कहते हैं एक पॉन पिस्ता नाम हो
जिसको वो पूरा कंप्लीट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उधर भी मसला मसाइल थे। तो इस तरह की चीज़ें बाहर निकल के हमारे काउंसलर को बताने की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने ये देखा है 14 दिन पहले और देखा है कि जितने मैंगो फेस्टिवल पे और जिधर-जिधर हम लोग गए हैं, जिन-जिन को पता है, वो डेफ़िनेटली सवाल पूछते हैं और कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछे। मैंने कहा देखिए हर सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी भी क्या कहते हैं छाव से स्प्लिट होती है। मगर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास लीगली होती है और मुझे पता होता है कि मैं बता सकता हूँ, वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। और मैंने जैसे अभी भी कहा है कि मेरे पास काफ़ी हमारी जो वेस्टर्न की कम्यूनों में मीन बंदे बैठे हुए हैं, हमें कुछ तलावें हैं, पर वो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम उनको बता सकते हैं और क्या है, क्योंकि काफ़ी क्या कहते हैं चीज़ों में तब्दीली आएगी, काफ़ी चीज़ों में बदलेगी। जैसे अब आप देखें, बड़े लोगों को एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ग्लोस तो स्विम में है, एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। मुझे एक बंदे ने उस दिन पूछा, कहता है कि ये पूरा ये जो बन रहा है, ये क्या सिस्टम है? मैंने कहा ये डैम बन रहा है। कहता है ये क्यों डैम बन रहा है? मैंने कहा डैम इसलिए बन रहा है कि इन्हें पानी बचाना है। कहते हैं ये हम लोगों को पता ही नहीं। तो मैंने कहा ये तो फिर हम लोगों को आप लोगों को बताने की ज़रूरत होती है। आप लोग हमसे सवाल करेंगे तो हम आपको बताएँगे। मैंने कहा ये ग्लोस्तो कम्यून डैम बना रही है, क्योंकि फ्यूचर में पानी बचाने के लिए। जब पानी की कमी होगी तो ये डैम जो है ये बारिश के पानी को बचाएँगे। मैंने कहा इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं बहुत सारे। ये जो चीज़ें होती हैं ना, बड़ी ज़रूरी होता है कि हम अपने लोगों को जाके बताएँ। अदनान, आप ये इन चीज़ों की बातों कर रहे हैं, तो ये आगे मैंगो फेस्टिवल कितने आ रहे हैं? मैंगो फेस्टिवल अभी 2 आ रहे हैं। लाइक एक मैंगो फेस्टिवल हफ्ते को आ रहा है और एक आ रहा है आज़ादी के साथ मैंगो फेस्टिवल 8 अगस्त को, जो उनने आज़ादी का प्रोग्राम के साथ मैंगो रख दी है। तो 2 मैंगो फेस्टिवल रह गए हैं, उसके बाद तो मैंगो का सीज़न ही ख़त्म हो जाना है। तो फिर क्या कहते हैं मैंगो के इतने नहीं रहने हैं, तो इसलिए। अदनान, ये जो स्टॉल वगैरह लगाए जाते हैं, तो क्या ये जो सेहत वाले होते हैं, महकमा होता है सेहत वाला, तो जिस तरह के तरीक़ेकार होते हैं, तो क्या ये अलाउ होती हैं सारी चीज़ें लीगली? इसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है कम्यून के अंदर कि आप क्या कर सकते हैं, और फिर वो आपकी एप्लीकेशन प्रूव कर दें तो फिर कोई मसाइल नहीं होता। और ऑब्वियसली वो 100% ज़्यादातर अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि उनको अभी तक तो ये उनने पहले तो पता नहीं किस तरह से है, मगर आगे वो देख रहे हैं इस चीज़ को कि इसका क्या कहते हैं लॉ की इवनिंग बदलनी है कि नहीं। तो मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा, क्योंकि मैं मैंने एक शाह मीटिंग में साहब, अब आप पहुँचना है। प्रोग्राम को क्लोज़ करें और मेहमानों से तो इजाज़त मैं भी फिर लें। इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी। जी जी, मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, थैंक यू। ये राजा साहब, लास्ट में मैं ये कहूँगा कि लोगों का शुक्रिया कि वो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं इस गर्मी के मौसम में, लेकिन इंफॉर्मेशंस बहुत ज़रूरी है। ये काउंसलर्स हजरात का काम है कि वो आकर बताएं कि जो पेंशनर्स हैं या बिफोर टाइम जिन्होंने पेंशन ली हुई है, या वो फैमिली वाले जिनकी लो इनकम है इस डेनमार्क के अंदर, और वो जो लेवेस्ट इनकम के यानी कि सबसे कमतर इनकम के अंदर गुजारा कर रहे हैं, उनको किस तरीके से कम्युनिटी सपोर्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर कोई भी काउंसलर बात नहीं करता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। फिर जितनी नई बोली अब बन रही हैं, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव और इतनी ज़्यादा छोटी और कम और तंग कमरों वाली बना दी है इन्होंने, कि अगर किसी को मजबूरन वो कमरे ले लेता है, तो पहले तो वो वहाँ पे उनको सोने के कमरे में ही बेड, डबल बेड भी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जो उसका रेंट है वो इतना ज़्यादा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनका गुजारा जो है बहुत मुश्किल। और तो शाह बच्चों साहब, वाले ये लोग और कानून नहीं जो बन सकता किराया हर आदमी, हर कंपनी अपनी मर्जी से किराया रखती है? जी, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है ये 85 86 में हमने कोपेनहेगन में इसके ऊपर डिबेट की थी, लेकिन वहाँ पे फिर वही बात हो गई थी कि जो डिप्लोमेट्स थे, जो बड़े बड़े उम्बसमैन थे, वो कम्यून को चकरा गए थे और चक्कर दे के तो एक साइड पे हो गए थे। तो सियासतदानों को, जो काउंसलर्स थे, उनको इतनी ज्यादा समझ नहीं थी। तो ये डिबेट्स जो है ये होनी चाहिए, और ये बताना चाहिए कि हर कम्यून के अंदर जो पेंशनर्स हैं और जो फैमिलीज वाले हैं जिनकी इतनी हायर इनकम नहीं, जिस तरह के डेनमार्क वाले
डेनमार्क गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, तो उनको सस्ते जो है वो फ्लैट्स जो है वो देने चाहिए और मुहैया करने चाहिए, ताकि वो बच्चे जो हैं वो बजाय डोमेस्टिक वायलेशन या क्राइम की तरफ जाए, या तरसे कि हमें बाहर गर्म मौसम में हमें आइस नहीं मिल रही, फलानी चीज नहीं मिल रही। तो राजा साहब ये चीजें जो है ये डिस्कस करने के लिए हमें चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि किसी वक्त आप बुखारी साहब को भी लाएं, किसी काउंसलर को लेके आए जो बड़े ठंडे दिमाग से हमारी बातों का जवाब दे, और हमें अच्छे तरीके से ये बताए कि कौन सी कम्यून में वो काम कर रहे हैं और क्या उनकी कम्यून में ये फैसिलिटीज हैं या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्राइम रेट को शाह साहब, रोकने के अब लिए। वोटर सपोर्टर को भी ये पूछना चाहिए ना कि हमने आप लोगों को वोट दी, जिस तरह मुजीब साहब फरमा रहे थे कि हमने वोटें दी हैं, तो वोटर सपोर्टर को भी चाहिए ना भाई, आपको वोटें हमने किस लिए दी थी? आपको मेंबर बनाने के लिए दी थी? आपका कैरियर, आपके जॉब बड़े अच्छे हैं, आपका कैरियर बनाने के लिए हमें आपकी वोटें दी थी? वो आगे से क्या दे दी, अंकल जी अगली दफा मत दीजिएगा वोट, आपने दे दिया, आपका शुक्रिया, अगली दफा ना दीजिएगा, हमने आपको समोसे चाय खिलाई थी, बस शुक्रिया, आपने इस दफा वोट डाल दिया, अगली दफा बेशक आप ना दे। तो बात में असल में ये होती है कि अगर ये लोग आके लोगों को ये बताते हैं इंफॉर्मेशन, तो इससे इससे सहूलियात जो है वो बढ़ जाती हैं। मैं आपको ये बता दूं कि 85% या 86% लॉज जो बनते हैं यहाँ पे कम्युनों के अंदर, उनका किसी को भी इल्म नहीं, और लोग बाहर आके बात नहीं करते क्योंकि लोग उसके अंदर बैठते नहीं है, बताते नहीं कि कौन सी डिबेट हुई है। आप यकीनन किसी से भी टेलीफोन पे कोई कह दे कि आए मुझे ये बताएं कि आज आप इस हफ्ते आपकी किस चीज पे डिबेट हुई है, तो वो आपको गुड़ गुड़ बात करके तो भाग जाएंगे, वो नहीं बताएंगे। तो ये जो सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमें ये बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई आपने हमें इलेक्ट किया है, हम इस कम्यून में गए हैं, इस कम्यून का मंशूर ये है। अब जिस तरीके से कोपेनहेगन कम्यून को आप ले लें, वहां आपको जो इलेक्ट हुए हैं उनको चाहिए था कि आपके जरिए या दूसरे मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अवाम को बताते कि हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं अवाम के लिए, सड़कों के लिए, पार्किंग के लिए, हाउसेस के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं। वो पूरा साल वो प्रोजेक्ट पे बैठे, पूरा साल वो उनके चलता रहे, लेकिन मेजर चीजें उनको बतानी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है आप किस तरीके से अमल कर सकते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार है किस तरह आपने राइजे लेना है, किस तरह आपने करना है। ये इन चीजों पे वो तो बात ही नहीं कर रहे। जब तक लोगों को ये चीजें इल्म नहीं होगी, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। देखिए फॉरेन मिनिस्ट्री ने, हर मिनिस्ट्री ने बहुत सर्विस बनाई हुई है, ये वायद कोपेनहेगन की पावर सर्विस है या वेस्ट आइलैंड की पावर सर्विस है, जिसके अंदर सिर्फ 3 चीजें आप जाके उनसे हल करवा सकते हैं, बाकी का उनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो आपने अगर खर्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है या कम्यून से किसी का, तो वो बाकी है उनके लिए कोई रिलेटेड, ऐसा नहीं कि कोई आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सके, वो नहीं ले सकते। और आपको इवन आप एल्बर्टसन बॉमिस्टर को टेलीफोन करें ना, तो उसका नंबर ही कोई नहीं है। तो ये कैसी कम्यून है जिसके अंदर कोई बॉमिस्टर से आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आप कहीं जाकर टाइम नहीं ले सकते, आप किसी काउंसलर से नहीं मिल सकते। आप पूछे, कम्यून से पूछे कि कोपेनहेगन ये अपना एल्बर्टसन कम्यून के अंदर कौन कौन से काउंसलर हैं, उनके टेलीफोन नंबर हमें दें, हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनका कौन सा ऑफिस है, हम उनको मिलना चाहते हैं। तो ये चीजें जो है, ये अवेयरनेस जो है ये अवाम को मिलनी चाहिए। जी राजा साहब। मैं मुजीब साहब की तरफ पढ़ते हैं। मुजीब साहब, आप चूँकि ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं, आपके घर से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं डिप्लोमेट जो मिलती रहती हैं, लेकिन हम किसी काम की तरफ नहीं जाते मासवाए तनकीद के अलावा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाल्लाह। आप देखें ना, मतलब शाह साहब बहुत से तज्जिया करते हैं, लेकिन हम कह के अपनी जुबानें भी थका ली हैं, अपने गले भी खुश कर लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है असर नहीं है ना, इस चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा। और इसका एक ही इलाज है, मैं जो समझ रहा हूँ कि बेहतर जो इसकी दवाई है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमें सोच समझ के अपना कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अगर कम्यून के अंदर कोई भी काम हो रहा है, कम्यून के देखें जो अपने हमारे कैंडिडेट मुंतखब, उनके प्राइवेट नंबर भी हैं,
ऐसी बात नहीं कि उनको ऑफिस वाला नंबर ही हमें चाहिए, वो भी नहीं उठाते। लोग कहते हैं जी आपकी खातिर वोटें दी थी तो बंदे किधर है? तो हम कहते हैं जी फिर आप इस दफा तो आपने हमारी खातिर दे दी है, तो नेक्स्ट टाइम आप कारकर्दगी पे दें। जो बंदा कारकर्दगी दिखाए उसको आप वोट जरूर दें, और जो बंदा नहीं दिखाए आप उसको बिल्कुल वोट ना दें। और बेशक मैं आ जाऊं, बेशक आपके पास शाह साहब आ जाए, बेशक आपके पास राजा गफूर साहब आ जाए, आपने वोट नहीं देनी। आपने वोट उसी बंदे को देनी है। और यही देख लें, आज माशाल्लाह अब अगस्त शुरू होने वाला है, तो अभी नवंबर तक तो 1 साल हो जाएगा। तो अभी 1 साल में कोई चीज मुझे किसी के मुंह से, मेरे पास कोई ऐसी कोई ऐसी खबर नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी काउंसलर ने या रीजन के बंदे ने या कोई ऐसा कुछ स्टेप उठाया है कम्युनिटी के लिए, या कोई काम हो रहा है, या कोई ऐसी चीजें जो कि पाइपलाइन में है, किसी का वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो ऐसी बातें तो कुछ भी नजर नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि ये यंगस्टर जो हैं, जो हमारे नए काउंसलर बने थे, उनको चाहिए कि वो अपनी फील्ड को और मजबूत करने के लिए मैदान में आए और अपने मीडिया पे आकर लोगों को बताएं कि भाई ये काम हो रहे हैं, ये काम पाइपलाइन में है, ये काम हमने किए हैं, मुजीब साहब, ये ताकि लोगों को बात तो तवज्जो मिले। जज्बे की होती है, बेचारे मेहनत तो करते हो गए हैं, फिर वो कहते हैं हमारे बच्चे भी हैं, हमारी फैमिली भी है, तो लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इनको पहले कहा जाता है सियासत में बंदे के पास टाइम नहीं तो उसे सियासत में आना ही नहीं चाहिए। देखिए जी, फैमिलीज के लिए टाइम जरूरी है, अपने काम के लिए टाइम जरूरी है, अपने दोस्तों के लिए टाइम जरूरी है, लेकिन अगर आपने सियासत में हिस्सा ले लिया है और एक बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ आपका तल्लक है, तो फिर आपको उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। आपको उसके लिए टाइम निकालना है। आप अपना एक प्रोग्राम बनाएं, एक प्लान बनाएं। हफ्ते के 7 दिन होते हैं, आप उसमें से कह दीजिए बस हमने 3 दिन जो है ना वो सियासत पे काम करना है, 4 दिन हमारे जो है ना फैमिली दोस्त हैं, हमने उनके साथ गुजारने, तो फाइन। लेकिन 3 दिन जो है उसके अंदर कम से कम इंफॉर्मेशन दें, लोगों को बताएं कि जी हम ये काम कर रहे हैं। तो शाह साहब लेकिन से मैं पूछें, समझ, शाह साहब ये मीटिंगों में जाते हैं, ये मुफ्त जाते हैं, अपनी जेब से पैसे लगाते हैं? नहीं जी, मैं अपना मुजीब कुरैशी साहब से भी एक सवाल करूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। देखिए, उडनसा में आज उसमें यूलैंड में इंसम बनी हुई है जमातें, जहाँ जैसे यहाँ पर 70s 80s में कोपेनहेगन में होती थी। इंसम यानी कि आप अकेले हैं, आप अकेले महसूस कर रहे हैं, आप जाके इकट्ठे बैठे और आपने जैसे लोगों से जो है वो बैठ के तो आप बात करें, खाना खाएं, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अंदर कम्यूने जो है वो सपोर्ट करती थी। तो यहाँ पे ना वेस्टाइन में कोई ऐसी चीजें हैं, ना कोपेनहेगन में ऐसी चीज है। वो पैसे कहाँ गए वो बोलिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं था, क्या नाम, मैं वेस्टाइन की तरफ से मैं इलेक्टेड था इसके अंदर, इंट्रोगेशन हुई कोपेनहेगन के अंदर। तो वहाँ पे कुरैशी साहब के बड़े भाई भी थे। तो हमारे सामने बजट आता था कि कौन कौन सी तंजीमात हैं, किन किन को ये पैसे जो हैं वो मिलते हैं। और ये सारा कुछ जो था वो हमारे थ्रू, हमारे से बहस करके तो वो लेके जाते थे। तो अब मसला ये है कि ये जो चीजें हैं ये हम लोगों ने देखना है कि ये चीजें कहाँ गई, ये पैसा सरमाया कहाँ लग रहा है। आखिर कोई ना कोई इसको उद्न्यूट कर रहा है, कोई इससे फायदा ला रहा है, ले रहा है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। तो अब ये है कि मैंने ये सोच रखा है कि छुट्टियों के बाद मैं इनको लेटर लिखूंगा और मैं ये जो है फलके सिंह का ओम्बड्समैन और जो कोपेनहेगन कम्यून है उससे मैं ये इंफॉर्मेशन मांगूंगा कि मुझे ये ऑफरली बताया जाए कि यहाँ पे कौन कौन से रजिस्टर्ड जमाते हैं और कौन कौन से कल्चर सोसाइटीज हैं जो किसी ना किसी बहाने में जो है वो फॉरनर्स के लिए कल्चर सिस्टम के लिए पैसा लेते हैं। तो इनको इनको जरा मुझे ये बताएं, और ये मेरा राइट है एज ए सियासतदान यहाँ पे। तो वो बताएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं, और ये मैं लूंगा, क्योंकि ये पैसा कहाँ जा रहा है। इनके पास पोलियो था। मैं आपको बताऊं कि 1997-98 में तकरीबन 24-25 मिलियन करोड़ जो था सिर्फ ठिंगबिया के लिए गिरा गया था। अब ये हिसाब लगा ले कि ठिंगबिया जो है उसके अंदर 63% जो है वो फॉरनर्स हैं और 37% जो है वो डेनिश हैं। तो इतनी ज्यादा वहां पे पब्लिक रहती है, वहां पे जो पैसा जो गवर्नमेंट लेकिन शाह लगाती साहब, है बेसिक उनकी। बात तो यही है ना कि जो कम्यूना में काउंसलर हजरात बैठे होते हैं, कमेटियों में बैठे होते हैं, वो जो फैसले करते हैं वही माने जाते हैं ना। अगर वो वहाँ डिबेट लेते हो, जैसे हम डिबेट कर रहे हैं, मुजीब साहब बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इदलान कर रहा है, आप सवाल कर रहे हैं,
अगर ये हिस्सा लेते हो, जब इनका इंटरेस्ट ही नहीं है, कि हमारे साथ आके बात करें, हम इनसे सवाल करें कि भाई वो फलानी थी वो बात, वो उसके ऊपर आप हमें कोई इन्फॉर्मेशन दें। हम एक कल्चर ट्रेनिंग बनाना चाहते हैं, हम कहाँ अप्लाई करें, कौन से कितना हमें जो है वो बजट मिलेगा, किस तरीके से हम उसकी एक हिस्से और दूसरी चीजें बनाएंगे। तो ये चीजें जो है ये आपको कम्युन वालों ने देनी है। और अगर वो जो काउंसलर जिनको हम इलेक्ट करते हैं, वो अपने दोस्तों अहबाब में और अपनी फैमिलीज में ही वो ये सब कुछ अगर लेके चल रहे हैं, तो ये चीजें सामने आनी चाहिए। ये सामने आनी चाहिए कि ये पैसे जाते कहाँ हैं, क्योंकि ये तो मुजीब साहब को भी पता है और मुझे तो 100% पता है कि मैं इतने सालों से जाने सियासत में हूँ। ये तो मुझे 100% यकीन है कि हर कम्यून के अंदर ऐसे बजट रखे जाते हैं जो मुख्तलिफ जो फॉरनर्स है, उनकी बेहतरी के लिए, उनके कल्चर के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी फाइनेंस के लिए, उनकी मीटिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं। मुजीब साहब, आपने शाह साहब की बातें सुनी। मुजीब साहब, एक सिस्टम तो होना चाहिए। आज पुराने वक्तों की अगर आप बात देखें तो काउंसलर बड़े मेहनत करते थे, अब भी करते हैं। अब नहीं, ये नहीं कि अब नहीं करते, करते हैं, सारे अपने अपने तरीक़ेकार से करते हैं। बाज़ का नज़र आता है, बाज़ कर रहे होते हैं लेकिन उनका काम नज़र नहीं आता। बात तो वैसे आप रिकॉर्ड चलती रहती है। लेकिन मुजीब साहब, नौजवान बच्चे हैं, यहाँ पैदा हुए, उनको भी कानूनी राइट्स हैं, उन्हें भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए। और चूँकि ये यहाँ पैदा हुए, इनकी सोच जो है वो दूसरे बच्चों की यार हमारी तरह तो सोच नहीं है। ये अपने आप को डैनिश समझते हैं, डैनिश शहरी समझते हैं। तो हकूक़ लेकर देना सियासतदानों का काम होता है। आप क्या कहेंगे? मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, जैसे मोहतरम शाह साहब ने कहा है कि किसी ज़माने में इंसान हुआ करती थी। मैं एक यहाँ पे एक ग्रुप है, एल्ड्रा ग्रुप, जो जिसका नाम है सीसा, और वो जो 67 इयर्स के बाद जो जो लोग हैं, उनका उससे अबव जो लोग हैं उनका ये एक ग्रुप है। और उसमें तकरीबन अगर नैरो ब्रो में देखा जाए तो ये खाली जो है फॉरनर्स, लेडीज जेंट्स, मुख्तलिफ ममालिक के, कोई वो 60 से ऊपर उनके मेंबर हैं। वो हर ट्यूसडे को बैठते हैं काफ़ी के लिए, बातें करने के लिए। हर महीने में 1 दफ़ा वो, या 2 महीने में एक टूर लगाते हैं चुवाली का, या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ किसी और जगह का। ये पिछले दिनों बोनो को गए हुए थे, ये बेलारूस में, उनको म्यूजियम में उनको बाहर लेके जाते हैं। फिर कभी-कभी उनको खाने के लिए लेके जाते हैं, फिर उनको कभी-कभी फ़िल्म के लिए लेके जाते हैं, कभी-कभी उनको थिएटर में लेके जाते हैं। यानी कि मैं कहने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग्स तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे शाह साहब ने कहा है कि हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए, जी ऐसी आप फ्रेमिंग बनाएं और ऐसे कामों के लिए वो चीज़ है, और उसके लिए आपको आखिर उनको वो बजट मिलता है, तो वो खाना भी देते हैं, काफ़ी भी पेश करते हैं, फ्रूट भी देते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, लेके भी जाते हैं। तो ये पुलिया हर जगह मौजूद होता है, हर कम्यून में होता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे में वो बात आती है कि वो जो चुदराहट है ना हमारी, वो हमारे में लेके डूब जाती है। अगर शाह साहब से गुज़ारिश करूँगा कि अगर वो इंसान की तरह कोई ट्रेनिंग बनाए, तो क्या होगा, पीछे 2 बंदे खड़े हो जाएँगे, ना जी शाह साहब मुझसे क्यों बढ़ाते ये, असीं अपनों बढ़ा लईए, शाह साहब की तो एडे मुतबेर आ गए। मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि हमारी मेंटालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि अब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। मैं भी ये कहूँगा सबको, कोपेनहेगन कम्यून वाले कोपेनहेगन में, एल्बर्टसोन वाले ब्राउनबियर, अपनी-अपनी एक ट्रेनिंगें बनाएँ और ट्रेनिंगें बना के बैठने की जगह लें, आपस में बैठ के बातचीत किया करें, कानून को आपस में शेयर किया करें, अपनी दूसरी जो तरजीहात हैं, उस पे बैठ के बात किया करें। तो ये एक हमारे लिए मुजीब ज़रूरी है। साहब, देखें दूसरे अभी लफ्ज़ों वेडनेसडे में के अगर दिन, मैं आपसे कहूँ, चूँकि आप ख़ुद भी सियासतदान हैं लेकिन आप ज़्यादा सियासत जो है वो डैनिश सियासत करते हैं, तो मुजीब साहब, आप सियासतदान आपस में बैठना ही नहीं चाहते। पहले लोग सियासतदान सारे बैठते थे आपस में। ये बड़े लोग देखे ना कि ये सारे आपस में बैठते हैं, जो नीचे होते हैं उनको नहीं ये आपस में इकट्ठा बैठे हैं। ऐसे हालात बना देते हैं कि लोग एक दूसरे को जो है ना वो सियासी दुश्मन तस्वर करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नीचे वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे काउंसिलर रीजन में लोग हैं, उनको मिनिस्टर की तरफ नहीं देखना चाहिए, पार्लियामेंट की तरफ, उनको अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए। हम बात पिछली दफा भी हम कितनी दफा कह चुके हैं कि कम से कम जो हमारे कैंडिडेट मुंतखब हो, ये अपना एक ग्रुप बनाए। इस ग्रुप में मतलब लोगों को शामिल करें, पढ़े लोगों को शामिल करें, उसमें एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दें, कोई कानून आता है उसके अंदर डाल दें। लेकिन जो मैं फ्रेमिंग की बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो फ्रेमिंग, क्योंकि उस जो सिस्टम है, उसका जो ग्रुप है ना, उसका मैं उस सिलसिले में हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि उनको फंड भी मिल रहा है, उनको हर चीज़ मिल रही है, और वो चला भी रहे हैं। और उनका मतलब कि लोग जो है उसके अंदर आते हैं, बैठते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे तन्हाई है, और लोग जो मतलब कि इस उम्र में चले जाते हैं, वो चाहते हैं कि
हम बैठें आपस में, कोई बातचीत करें, कोई मुल्की हालात देखें, कोई वैसे बातचीत। जी शाह साहब, इसको ज़रा आप क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। आखिर में कोई शाह साहब हाल भी होना चाहिए, हमारे पास 5 मिनट है। जी जी, इसका हाल बस यही है कि लोग सामने आए और आकर हाँ, खुलकर बात अब करें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो मुजीब कुरैशी साहब बात कर रहे हैं ना, ये देखें कि हर फ्राइडे को वहाँ पे मुख्तलिफ फाइनिंग जो है, किसी का फ्राइडे को है, किसी का ट्यूसडे को है, किसी का वेडनेसडे को है, उडेंसे के अंदर, इसी तरह दूसरे शहरों के अंदर ये सारे बैठे हुए हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम यह है, वहाँ किसी में, जैसे मुजीब कुरैशी साहब ने बोला, किसी में चुतराहट नहीं। सारे मुल्कों की, कोई टर्किश है, कोई मोरक्को का, कोई अल्जीरियन है, कोई अफ्रीका का, सब भाइयों की तरह है और खाना भी खा रहे हैं, लेके भी आ रहे हैं। किसी के जुम्मे ये चीज़ है, वो कोई कॉफी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वियतनामीज भी हैं, सब इकट्ठे मिलके। और ये सुबह से लेके शाम तक ये इकट्ठे बैठते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके। तो उनमें काफी तो शाह कन्वर्सेशन साहब, होती है हम उसके कहीं अंदर। अपने पाकिस्तानी सियासत में मुलव्वस तो नहीं नहीं हो गए? राजा साहब उसके अंदर काउंसलर भी आगे बैठते हैं। जो वहां पे इलेक्टेड काउंसलर है ना, वो भी आगे बैठते हैं। वो भी उनसे बात करते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ के मसाइल क्या हैं, आप बताएं, आप फलाने जगह के नाश्ता लीडर हैं, आप करते हैं, फलाने के। इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं, इकट्ठे बैठ के सारी बातचीत होती है बकायदा तो अगर एजेंसी यहाँ के। पे हम लोग नहीं करेंगे तो कौन जाएगा, कौन? तो शाह साहब, मेरा तो एक यहाँ ही आकर जो पाकिस्तान में मुजीब साहब बेहतर समझते हैं, जो जिनके लिए हम डिवाइड हो जाते हैं, वो हमें आकर क्या देते हैं? वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन राज साहब देखिए, मैं अभी जो सिस्टम की बात कर रहा था ना, उसका एक न्यारा ब्रोकर ग्रुप है, एक उसका सूद है उनका बिल्कुल ग्रुप है, ठीक कह रहे हैं आप, एक क्योंकि उसका आप आमा जाते का हैं, आपके ग्रुप है, पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद एक आमा का ग्रुप है। अभी अभी अगस्त के आखिर में एक नॉर्थ वेस्ट का ग्रुप वो शुरू कर रहे हैं। वहाँ हालांकि आमा में और सूदान में ज्यादा लोग नहीं है, सबसे बड़ा ग्रुप न्यारा ग्रुप, लेकिन वो मुख्तलिफ लोग हैं, बैठते हैं मुख्तलिफ ने, लेकिन सारे फार्मर और 67 से ऊपर आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। थोड़ा सा 2 से 3 घंटे का प्रोग्राम होता है वो, 2 से 3 घंटे। तो 2 से 3 घंटे तो कम से कम लोग बाहर तो निकलते हैं ना, बाहर निकल के ये बड़ी जरूरी, घरों से बाहर निकलना होता है, क्योंकि जब आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो आपके बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि आपको घरों में बैठ के बीमारियां लगती हैं। तो बेस्ट तरीका होता है कि आप बाहर निकलें। तो मेरा ख्याल है इस पे सबको काम करना चाहिए अपने अपने कम्यूनों के अंदर, और जो कम्यूनों के अंदर मुंतखब हुए हैं उनको थोड़ी सी अल्लाह ताला हिदायत दे दे, और उनको पता होना चाहिए कि हमारी वोटों से वो मुंतखब हुए हैं। वो कम अज कम इन चीज़ों के लिए अप्रिशिएट आगे आए और कहें जी आए, 15-20 बंदे इकट्ठे हुए, हमें फ्रेमिंग बनाते हैं, फिर उसमें आस्ते आस्ते लोग बढ़ते जाएंगे। तो उसमें एक ही चीज होगी कि भाई चौधराहट किसी की नहीं है, ये सबकी फ्रेमिंग है, और सब आए, बैठे, काफी पिए, बातें करें, 2-3 घंटे मखसूस हो हफ्ते में एक दिन, सबका दिल भी खुश हो जाए और सब अपना आके एक दूसरे के साथ बेशुमार चीजें शेयर कर सकते हैं। हम टेलीफोनों पर जो शेयर करते हैं, जब एक दूसरे को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? बड़ी अच्छी तजवीज़ है। शाह साहब, आप क्लोज कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि इन सम का मतलब होता है कि जो आप बहुत ही सम फंड में बिल्कुल माशरे में अकेले रह जाते हैं, आप उनके साथ जाके बैठ सकते हैं और उनके साथ फंडिंग में मेंबर बन सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है, ये कम्यून जो है, वो उसकी सपोर्ट करती है, उसके पैसे वो देते हैं। जितने ज़्यादा मेंबर आपके बनेंगे उतने ज़्यादा मेंबर, लेडीज़ हों जेंट्स हों, ये उनके लिए वो करते हैं। मसला भी यहाँ पे ये है कि कई लोगों ने, जिनका मुझे इल्म है कि कई लोगों ने ऐसी फिनिक्स बनाकर वो पैसा अपने 3-4 बंदों में चौधराहट में बांट लेते हैं और उसके बाद मसला जो है वो वहीं का वहीं रहता है। वो नहीं चाहते कि कोई और आदमी जो है वो जंप करके इस तरह की चीज बनाए। उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है काउंसलर, क्योंकि उन लोगों के अपने होते हैं, वो उनको आगे नहीं आने देते और इस तरह की फाइनिंग नहीं बन रही। लेकिन अब क्योंकि ये फेसबुक पे भी आ रहा है, ये इस चीज को डेनिश जो है सियासतदान, वो भी ये चाहते हैं कि इंटीग्रेशन जो है ये स्टॉप हुई हुई है इन वालदा की तरफ से, इसको बहाल करना चाहिए। और ये इसको बहाल करने का यही तरीका है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फोनिक्स बनानी चाहिए, जिसके अंदर डेनिश भी आए, दूसरे भी आए, अपने लोग भी आए। ठीक है, आप उनका टेबल, आधा टेबल पर वो बैठे हैं, आधा टेबल पे आप बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़हनी तौर पे, जैसे मुजीब कुरैशी साहब ने कहा, आप बहुत अपने आप को हल्का और चुस्त महसूस करेंगे और ये आपका सिलसिला बन जाता है। अब हमें ये सोचना छोड़ देना चाहिए
कि यहाँ से हम फॉरेनियों के नाम पे पैसे लेके पीछे माहौल बनाए, इनको अब खत्म होना चाहिए। अब हमें यह काम करना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें गालियां देने या बदवाएं देने की बजाय हमें यह कम अज कहें कि हमारे बड़ों ने हमें ये जो चीजें हैं, ये जो बयानात हैं, ये जो लॉज हैं, ये हमें बता कर गए थे और इससे हम फायदा जो है उस हम कर सकते हैं। जी राजा साहब। मैं एक चीज मेंशन करूंगा क्लोज करने से पहले। ये जो मैं सीसम ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये क्या इनका रिव्यू आते हैं, ये आके आपको कमून का बताते हैं जी, आप कमून के अंदर आपको क्या क्या सहूलियात हैं, आप क्या क्या मदद ले सकते हैं। बकायदा एक प्रोग्राम होता है 2-3 घंटे का, फिर आपको बताते हैं कि आपको मेडिसिन में कैसे है। यानी कि जो काम हमारे काउंसलरों के हैं वो ये आके कमून से बंदे बुलवा के बकायदा हर चीज बताई जाती है कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। यहाँ तक कि आपने जो फुल वक्त देना होता है वो कैसे बनाना है, वो कैसे करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आके ना वो इन ग्रुपों में आके देते हैं, जिससे लोग खुश होते हैं और लोगों को मजीद मालूमात मिलती है। तो ऐसी चीजों में और ऐसी ट्रेनिंग में हिस्सा लेने से ये इंसान को फायदा होता है। और मैं चाहता हूँ कि सारे इस पे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अक्टूबर के बाद में अगर एक ऐसे से मेरी मीटिंग हो जाए नैरोब्रो में, जो नैरोब्रो की हमारी क्रिस है, तो मैं उनसे कोशिश करूंगा कि आप इधर नैरोब्रो के अंदर ऐसी एक कोई इंसान को बनाएं कि जिसमें हम कम से कम जो लोग हैं ना उनको इकट्ठा बिठा सकें और उसके ऊपर में मुख्तलिफ चीजों पे बात कर सकें। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सीसम है और इसलिए वो हो सकता है ज्यादा ना बन सके, लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। और उससे नुकसान कोई भी नहीं है, बेशुमार आपको मालूमात